हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रेणु मिश्रा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह किसी अजनबी के प्यार में के शीर्षक बालकनी में खफा। वह इन बातों से बहुत खींचता और मंदिर में बैठे भोलेनाथ से मन ही मन बहस करता कि सुबह सुबह नहा धोकर तुमने कोई तीर नहीं मार लिया। मेरी माँ न होती तो देखता तुम कैसे टीका चंदन जय रघुनंदन बनकर बैठते। उसे याद आता वह माँ उसे नहला धुलाकर मंदिर में माथा टिकाती, उसकी उन्नति और उज्जवल भविष्य के लिए जाने कौन कौन से मंत्र टोना पढ़ डालती, फिर प्रसाद मुँह में डाल नाश्ता कराती। इतना सब कुछ होने तक पापा की दूसरे कप की चाय ही चल रही होती। फिर वह 1 घंटे उनसे पढ़ने के बाद स्कूल जाता था। शाम को घर लौटता तो माँ या तो कुछ सिलते काटते मिल जाती, नहीं तो मंगलवार शनिवार नियम के हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ते। पाठ करते वक्त जब वो दिन भर की बातें बताना चाहता, तब माँ का उसे चुप कराना हमेशा नागवार गुजरता। वो सोचता माँ पूजा न कर रही होती तो मेरी बात सुनती, लेकिन उसके हाथ पर बूंदी का प्रसाद आते ही सारा गुस्सा खुद हो जाता, क्योंकि उसकी माँ से बेहतर बूंदी कोई नहीं बना सकता था। वो एक बार सुबह बिस्तर छोड़ती तो घर बाहर के काम में दौड़ते धूपते उनके कदम रात को उसके बिस्तर के सिरहाने जाकर ही रुकते थे। तेल की कटोरी लिए खड़ी हो जाती कि पढ़ते पढ़ते सर दुख रहा होगा, लाओ सर दबा दो। वो माँ के हाथ की चंपी महसूस करने लगा। उसकी आंखों के आगे माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा तैर गया और वो वर्तमान में लौट आया। बोला, हाँ तुम्हारी बात तो सही है माँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। ये कहते कहते विधान की निगाह टिक टिक करती घड़ी की ओर गई। घड़ी में 8:30 बज चुके थे और उसे भी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलना था। बाहर बिकते घर की बालकनी में करीने से सजाए गए नन्हे तुलसी और मनी प्लांट के पौधों पर हल्की धूप चढ़ आई थी और अब वो बालकनी के कोने में सजे छोटे से मंदिर पर चढ़ने की पिटाई कर रही थी। कहा जाता है कि पूजा का स्थान घर के ईशान कोण में होना चाहिए, मगर उन्होंने अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में ये एडजस्टमेंट कर डाला कि भगवान को घर में जगह न देकर बालकनी में बैठा दिया था, जिससे दुनियादारी के बाकी कामों में कोई खलल न पड़े। फिर वो चाहे मीशा के संग गुजरने वाले अतरंग लम्हे हों या वीकेंड्स पर सभी दोस्तों के संग खिलाने पिलाने वाली फुल नाइट पार्टी। वो जानता था कि आजकल इस तरह की शोशेबाजी को ही मॉडर्निटी और रुतबे का पर्याय माना जाता है, लेकिन कब वो भी इस दौड़ का एक हिस्सा बन गया वो जान ही नहीं सका। पर मम्मी के सवाल अभी कहाँ ख़त्म होने वाले थे। अगला सवाल दाग बैठे। सुनो बबुआ, चाय वाय पिए? हमारी मानो तो ज़्यादा चाय ना पिया करो, उसके बदले तुम दोनों जने चौचुक दूध भी लिया करो। शरीर भी चुस्त और दिमाग भी दुरुस्त। वो समझ चुका था कि आज तो माँ उससे फुर्सत में बतियाने के मूड में है। तब उसने बात खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल पूछ लिया, जिसके बाद माँ अक्सर फ़ोन रख देती थी। माँ, आज पूजा पाठ हो गया क्या तुम्हारा? बड़ी फुर्सत में अपने बबुआ से बतिया रही हो। माँ की चुटकी लेते हुए उसने धीरे से आंख मारी और जोर से हंसने लगा। मम्मी भी चुनक पड़ी। क्या बबुआ, तुमसे बतियाने के लिए भोलेनाथ से परमिशन लेना होगा क्या? तो हम यह पूछने के लिए फ़ोन किए थे कि कल होली पर बबुनी को घर लेकर आ रहे हो कि नहीं। कितना मन है हम लोगों का कि इस त्यौहार पर तुम लोग हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ रहो। घर आंगन में तुम लोगों की खिलखिलाहट से रंग भरी एकादशी हो जाए। विधान को लगा कि माँ फिर उसे पुराने ट्रैक पर ले जा रही हैं, इसलिए उसने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, अभी दिवाली पर ही तो हम दोनों घर आए थे और अब इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी तो नहीं मिल सकती माँ। यहाँ प्राइवेट नौकरी में कितनी मुश्किल होती है, 1 दिन से 2 दिन की छुट्टी ली नहीं कि नौकरी से छुट्टी। इस पर माँ का मन थोड़ा गिर गया। विधान उनके मन की स्थिति भाप गया और उन्हें समझाते हुए बोला, देखो माँ, तुम परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे छुट्टी लेने की, लेकिन काम बहुत है और काम नहीं करेंगे तो तुम दोनों को 4 धाम की यात्रा कैसे कराएंगे। यह बात विधान ने कह तो दी, लेकिन हकीकत यह थी कि इतने बड़े से शहर के छोटे से फ्लैट में रहते रहते उसका मन भी छोटा होने लगा था। मन के 2/3 हिस्से में अब लहू के बदले स्वार्थ बहने लगा था। हाई इंटरेस्ट EMI और उल जुलूल खर्चों के बाद उसका बैंक अकाउंट शाएं शाएं करने लगा था। उस पर
उनकी अपनी खुशियाँ उसके माँ बाप के सपनों पर हमेशा वैसे ही भारी पड़ती जैसे जैसे वक्त हमेशा इशारों में उसे छुट्टी लेने की बात समझा रही थी। उसने कल ही बताया था कि उसके बॉस के फार्म हाउस पर होली का त्यौहार मनाया जाना, जिसमें वो और विधान दोनों इनवाइटेड हैं। होलिका की रात से होली तक वहाँ खूब धूम धड़ाका होगा, हंसी ठहाका, खाने पीने, नाच गाने का इंतजाम है। यह सुनकर विधान खुद भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुका था। आखिर ऐसे बैठे बिठाए पार्टी के मौके को कौन हाथ से जाने देगा, लेकिन अब वो दो जातों के बीच फंस चुका था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मालती देवी उसकी आर्थिक स्थिति को भांपती हुई बोली, अरे बबुआ, उसकी कोनो ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो तुम ही सब चार धाम की यात्रा हो। एक नज़र भर को देख लेंगे, मन भर को दुलार लेंगे, चारों धाम हो जाएंगे। तुम लोगों से बढ़कर हमारे लिए कौन तीरथ है बबुआ। तुम ही लोग तो हमारे नियम कथा जप तप सब हो। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो गई, जैसे इष्ट को पाने की लालसा में कोई ईश्वर से मनोहार कर रहा हो और अपनी आंखों से बहते झरने को रोक ना पा रहा हो। उधर डीएम मालती देवी की आंखों में आंसू देख भावुक हो उठे। वो बोलते कम थे, समझते ज़्यादा थे। उन्होंने इशारे में मालती जी को अपनी बात याद दिलाई। फिर अपने को संयत करते हुए वो बोली, बबुआ, हमारी तुम्हारे पापा से बात हुई है। वो इस महीने रिटायर हो जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि अगर तुम दोनों नहीं आ पा रहे हो तो हम ही आ जाते हैं तुम दोनों से मिलने। एक दो रोज़ में त्यौहार मना के वापस चले जाएंगे। पापा कह रहे थे कि तुमसे तुम्हारा प्रोग्राम जान लो, नहीं तो हम ही सब आ जाते हैं वहाँ। वो लोग कैसी रही, हो गई ना, उका कहते हैं गुगली, कहते हैं हुए। मालती देवी और डीएम आपस में ताली ठोक बजाकर हंसने लगे। विधान अब घोर असमंजस में पड़ गया। उसकी सच में गुगली हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ठीक है माँ, हम जल्दी ही फ़ोन करके बताते हैं। फ़ोन रखने से पहले बस इतना ही बोल सका। ना खुश हो पा रहा था ना दुखी, सवालों के तिराहे पर आ खड़ा हुआ था। वो मिशा को कैसे बताए कि अब प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, वो अब पार्टी में नहीं जा सकते। कैसे समझाएगा कि उन दोनों को त्यौहार पर घर जाना होगा, नहीं तो माँ पापा होली पर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। इस छोटे से फ्लैट में सब एडजस्ट होंगे कैसे। उसकी निगाह अपने 20 बाई 24 फीट के कमरे में पसर गई। ये 40,000 रुपये की EMI वाला स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें एक कदम पर वॉशरूम तो दूसरे कदम पर पार्टीशन को फील गुड करते बेडरूम और किचन थे। इसमें कहाँ माँ पापा सोएंगे और कहाँ वो लोग। बालकनी भी बड़ी नहीं कि वो अपना बिस्तर डालकर वहाँ सो जाएं। आंगन, बेड का सब कुछ वो छोटी सी बालकनी थी, जहाँ से खड़े होकर ब्रेड की स्लाइस जितने बड़े आसमान के टुकड़े को निहारा करता था। उसको EMI में आसमान का उतना ही टुकड़ा मिला था। उस बालकनी में खड़े होकर उसे अक्सर अपने त्रिशंकु होने का पूरा भान होता था, क्योंकि इस बहुमंजिला इमारत में ना तो अपनी ज़मीन थी और ना अपना आसमान। वो दोनों कहीं बीच में झूलते हुए महत्वाकांक्षाओं को छू लेने की भरसक कोशिश में जुटे पड़े थे। माँ के घर जैसा 4 कमरे, 1 बैठकी, 3 गुसलखाने, रसोई घर, पूजा घर, आगे आंगन, पीछे बरामदा, अपनी ज़मीन अपना आसमान जैसा कुछ नहीं था। यहाँ सब किश्तों में बटे हौसलों की उड़ान थी। तभी घड़ी में 9 बजने का इशारा किया और विधान सभी विचारों पर अल्पविराम लगाकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। वो तैयार हो बाहर बालकनी में जैसे ही ईश्वर की प्रार्थना के लिए मंदिर की ओर मुड़ा, उसे फिर सारी बातें परेशान करने लगी। वो ईश्वर के आगे कोई रास्ता सुझाने की अर्जी लगाने लगा, लेकिन धड़कन से तेज़ भागती घड़ी की सुई उसे इत्मीनान से ध्यान भी नहीं लगाने दे रही थी। उसने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए भगवान को बालकनी में छोड़ा और एक गिलास दूध पिया। शायद माँ की सुबह वाली बात याद हो आई थी और गाड़ी की चाबी उठा लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन की अशांति रास्ते के चिलपन पर भारी पड़ गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।